हे फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बॉटनी सब्जेक्ट से पीजीटी करने जा रहे हैं या फिर 6 to 8 या फिर टीजीटी आप साइंस से अप्लाई कर रहे हैं या फिर 6 to 8 आप साइंस से देने वाले हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बॉटनी जो हम पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मिसलिनियस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि बॉटनी के अलग अलग टॉपिक से किस किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कल से हम टॉपिक वाइज जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, यहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर चलेंगे। आज जो हमारा पहला टॉपिक है, पहली क्लास है बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए, हम मिसलिनियस से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये क्लास आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, डाइट जैसे सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। उसके पीवाईक्यू हम लोग कवर करेंगे। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आज के सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सफ़र। पहला जो आज हम पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मिसलिनियस से बॉटनी में, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं आज उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम कल से टॉपिक वाइज यानी कि जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इन सबको टॉपिक वाइज कंसीडर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है ऑस्मोसिस पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज, यानी विलयन का परासरणी विभव होता है। विलयन का परासरणी जो विभव है यानी पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, वो कैसा होता है? जीरो होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है या फिर वेरिएबल होता है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहते हैं, दोनों में कंफर्ट है, तो हम आपको सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लास्ट में एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये नया एफर्ट कैसा लगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विलयन का परासरणी विभव सदा होता है जीरो, ऋणात्मक, धनात्मक या परिवर्तनशील। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी, यानी कि ऋणात्मक होता है। विलयन का परासरणी विभव कैसा होता है? निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, यह विलयन में विलय कण शुद्ध विलायक की तुलना में विलायक के अणुओं को विस्थापित करते हैं। विलयन कणों की संख्या सीधे ऑस्मोटिक क्षमता के परिणाम को निर्धारित करते हैं। इसका संकेत हमेशा निगेटिव होता है यानी कि नकारात्मक होता है। विलयन सांद्रता जितना अधिक होगा ऑस्मोटिक क्षमता का मूल्य उतना ही अधिक नकारात्मक यानी कि निगेटिव होता चला जाएगा। अगर पूछा जाए शुद्ध विलयन का परासरण विभव, तो शुद्ध विलयन का जो परासरण विभव होता है वो हमेशा जीरो देखने को मिलता है। शुद्ध विलयन का कितना होता है? जीरो देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा समूह 1 को समूह 2 से मिलाना है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ठीक है, पहले में दिया व्हीट, दूसरे में दिया है अश्वगंधा, ग्राउंड नट और राइस। यानी कि यहाँ पे आपको इसके साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम जो है बॉटनिकल नेम पूछे गए हैं। ये बॉटनी का क्वेश्चन है तो इसको बॉटनिकल नेम कहा जाता है। गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है? अश्वगंधा का क्या है? मूंगफली का क्या है? और राइस का क्या है? अगर आपको इनमें से किसी का बॉटनिकल नेम नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको दिया है कि गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है, तो हम सभी को पता है कि गेहूं का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है टिट्रिकम वल्गेयर। क्या होता है गेहूं का? टिट्रिकम वल्गेयर। यानी एक को आप मिला देंगे 4 से, एक को किससे मिला देंगे? 4 से। उसके बाद आपका दिया है अश्वगंधा। अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम होता है बिथनिया सोमनीफेरा। क्या होता है? बिथनिया सोमनीफेरा। उसके बाद आपका दिया है ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। मूंगफली का क्या होता है? तो अरेकिस हाइपोजिया। क्या होता है? अरेकिस हाइपोजिया यानी कि थर्ड। और उसके बाद राइस यानी कि चावल का क्या दिया है? तो ओराइजा सटाइवा, ये चावल का साइंटिफिक नेम होता है। 1 का 4 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से अगर आप जाएंगे तो भी आप देखेंगे कि 1 का 4 केवल ऑप्शन 1 में आपको दिख रहा है, वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि गेहूं का टिट्रिकम वल्गेयर, अश्वगंधा का बिथनिया सोमनीफेरा, मूंगफली का अरेकिस हाइपोजिया और चावल का ओराइजा सटाइवा, ये साइंटिफिक नेम या फिर आप बॉटनिकल नेम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटा पुष्प है। दिए गए ऑप्शन में से आपको सबसे छोटा पुष्प बताना है। ये एनवीएस टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है वुल्फिया, गुलाब यानी कि रोज, लोटस यानी कि कमल या फिर रफलेसिया। सबसे छोटा पुष्प इनमें से कौन सा है? स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वुल्फिया।
बुल्फिया सबसे छोटा फ्लावर होता है। वहीं पे अगर आपसे सबसे बड़ा पुष्प पूछ लिया जाए तो रफलेशिया जो होता है ये सबसे बड़ा पुष्प होता है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बुल्फिया नाम का यह फूल विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। यह इतना सूक्ष्म होता है कि इसे माइक्रोस्कोप से देखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर पूछा जाए ये पौधा पाया कहाँ जाता है, ये पौधा ऑलवेज वाटर में यानी कि जल में देखने को मिलता है। इसमें एक फूल का वजन आप कहें कि अगर इसके मतलब छोटेपन की इसमें इसके स्मॉलेस्ट की अगर हम अंदाजा लगाएं तो आप नमक के 2 कण, केवल नमक के 2 कण अगर आप ले लेंगे तो इस फूल का वेट उतना ही होता है। ठीक है, इसमें कोई जड़, डाली, पत्ता ये सब नहीं पाया जाता है। ये शांत और साफ जल में पाया जाता है यानी फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसे आमतौर पर यानी कि कॉमन भाषा में इसे वाटर मील या डकवीड के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वाटर मील और डकवीड के नाम से किसे जाना जाता है, तो बुल्फिया को वाटर मील या फिर डकवीड के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए ये पाया कहाँ जाता है तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये किस फैमिली का है तो ये अरेसी फैमिली का है और ये एक बीजपत्रीय होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो वाल्फिया ग्लोबोसा इसका वैज्ञानिक नाम है और इसे वाटर मील या फिर डकवीड के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे सारे वीडियो आपको इसी तरह से अवेलेबल हो जाए। लाइव क्लास के माध्यम से आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये एफर्ट कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है स्ट्रिगा एसियाटिका पौधा है यानी स्टारिगा एसियाटिका प्लांट इज क्या है, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट या फिर पार्शियल स्टेम पैरासाइट। पार्शियल मतलब थोड़ा सा यानी कि कुछ, मतलब जैसे भोजन के लिए डिपेंड है, श्वसन के लिए नहीं, या फिर आवाज के लिए डिपेंड है, भोजन के लिए नहीं, उसको पार्शियल कहा जाता है। और जो कंप्लीटली आवाज भी वहीं से ले रहा है, श्वसन भी वहीं से कर रहा है, फूड भी वहीं से ले रहा है, वो टोटल पैरासाइट होता है। ठीक है, तो पूछा है स्ट्रिगा एसियाटिका कैसा पौधा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। कैसा है ये, पार्शियल रूट पैरासाइट है। एक मिनट, ऑप्शन सी, अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पार्शियल रूट पैरासाइट है। ठीक है, स्ट्राइगा एसिटिका एक आंशिक जड़ परजीवी है यानी कि पार्शियल रूट पैरासाइट है। इसे व्हाइट बीड या रेड व्हाइट बीड के नाम से भी जाना जाता है। यह ओरोवंदेसी कुल का पौधा है। या मक्का, धान, गई व गन्ने का आंशिक जड़ परजीवी होता है। यानी कि ये किसके ऊपर पैरासाइट होता है तो ये मक्का पे होता है, धान पे होता है, गई पे होता है, गन्ने पे होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे टोटल रूट पैरासाइट पौधा कौन सा है तो ओरोवेरी रेफ्लिशिया। रेफ्लिशिया जो है ये सबसे बड़ा फ्लावर होता है और ये टोटल जड़ पैरासाइट होता है। अगर कंप्लीटली स्टेम पैरासाइट पूछ लिया जाए तो आप लोगों ने अमरवेल का नाम सुना होगा जिसे साइंटिफिक भाषा में कस्कुटा कहा जाता है। ये टोटल जड़ पैरासाइट यानी रूट पैरासाइट होता है। उसके अलावा पार्शियल स्टेम पैरासाइट तो बिस्कम लोरेंथस ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है और पार्शियल रूट पैरासाइट स्ट्राइगा एसियाटिका होता है। ओके, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पूर्ण रूपे जड़ विहीन होता है, यानी कि टोटल उसमें रूट मतलब पाया ही नहीं जाता है, रूट जो है वो होता ही नहीं है। ऑप्शन दिया है आपके सामने सीरेटोफिलम, एजोला, हाइड्रिला या फिर सेजिटेरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जीडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा सीरेटोफिलम। सीरेटोफिलम ये पूरी तरह से जड़विहीन पौधा होता है या सीरेटोफिलेसी फैमिली से होता है। इसे सामान्य रूप से कुंटेल्स भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 1 से 3 मीटर होती है और इसमें जड़ जो होता है, रूट जो होता है वो नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पूर्ण रूपे जड़ रहित होता है। फिर से वही पूछ लिया कि जड़ रहित कौन सा होता है जिसमें रूट नहीं पाया जाता है, तो हम लोगों ने अभी देखा सीरेटोफिलम। सीरेटोफिलम जो है ये पूर्ण रूप से जड़ रहित होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है, यानी जो कीटों को खाता है, मोनोट्रोपा, ड्रोसेरा, कस्कुटा या ओरोवैंकी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो है ये कीटों को खाता है, ये कीटभक्षी पौधा होता है। आपको कीटभक्षी पौधे के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो अपना प्रकाश संश्लेषण स्वयं करते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपको जब आपसे पिरामिड पूछा जाता है तो वहां पे पूछ लिया जाता है कि कीटभक्षी पौधों को हम ऑटोट्रॉप में रखेंगे, प्रोड्यूसर में रखेंगे या हेटेरोट्रॉप में रखेंगे।
तो कीटभक्षी पौधे भी हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कीटभक्षी पौधे वो क्यों, मतलब कीटों पे क्यों डिपेंड होते हैं, तो उनके शरीर में नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। उसी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं और अपने शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा को कंप्लीट करते हैं। तो कीटभक्षी पौधे कैसे होते हैं, क्या करते हैं, तो वो कीटों को क्यों खाते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। बाकी वो ऑटोट्रॉप होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अगर बात करें कीटभक्षी पौधे कौन कौन से होते हैं, तो एक तो हम लोगों ने ड्रोसेरा को देख लिया, इसके अलावा नेपेंथिस जिसे पिक्चर प्लांट या घटपल्ली कहा जाता है, इसके अलावा यूट्रिकुलेरिया, ये जिसे ब्लैडर वार्ड के नाम से जाना जाता है, ये सभी कीटभक्षी पौधे होते हैं, ठीक है। ड्रोसेरा को सनड्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा इनमें से कौन सा सही है। पहला दिया है आर्किटा के दर्शन रोम ग्रंथहीन ट्राइकोम होते हैं। दूसरा है अशम कोशिका रंध्र पापा वैरेशी कुल के सदस्यों में पाया जाता है। तीसरा है एकीरंथस के तने में माध्यांश संवहन फूल पाए जाते हैं। और चौथा दिया है दारू में वाहिकाएं वसंत दारू से अत्यधिक विस्तृत तथा अपेक्षाकृत पितली भित्ति की होती हैं। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि मेडुलरी वेसिकुलर बंडल आर फाउंड इन एरियनकस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एरियनकस के तने के मध्यांश संवहन पूल पाए जाते हैं, यानी मेडुलरी वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कैम्बियम के द्वारा होता है। इसके अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम तथा बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम यानी सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलता है। जब कैम्बियम में असामान्य वृद्धि होती है तो यह असामान्य द्वितीयक वृद्धि को प्रतिपादित करता है तथा विभिन्न संवहन ऊतक का निर्माण करता है, जिसमें मुख्य है मध्यांश संवहन पूल जो एरिकैंथस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला है सिसेमम इंडिकम, इरुका सेटाइवा, रिसिनस कॉम्युनिस या फिर अरेकिस हाइपोजिया। जब हम लोग 4 ऑप्शन का जब सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट का देखा था। अगर आपको याद हो तो इसका जवाब आप हम कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ देते चलिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अरेकिस हाइपोजिया। ग्राउंड नट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, अरेकिस हाइपोजिया होता है। यह फबेसी फैमिली का है, या बीन परिवार से आता है यानी कि फलियों के परिवार से आता है, या वार्षिक शाकाहारी पौधा होता है। इसकी उच्च तेल सामग्री से इससे तेल उत्पादित किया जाता है, यानी इससे तेल भी निकाला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। यहाँ से थोड़ा सा प्रिंट जो है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया था। आपको बता दें ये तीनों आपको गलत वैसे भी गलत दिए हैं, आपको इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो सही था वो था ऑप्शन डी चाय। चाय जो है एपोसाइनेसी फैमिली से संबंधित है। आगे हम ध्यान देंगे कि आपको इस तरह से ब्लर पीडीएफ ना मिले। आज के लिए क्षमा प्रार्थी है, ठीक है। चाय जो है ये एपोसाइनेसी फैमिली से संबंधित नहीं है। बाकी 3 के 3 इसमें सही दिए थे, 3 के 3 आपको सही से दिख नहीं रहे थे। बात करें विथिनिया की तो ये सोलोनेसी फैमिली से है, कॉफी रूबिएसी फैमिली से है, और कॉटन किस फैमिली से आता है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कॉटन किस फैमिली से आता है। चलिए हम ही बता देते हैं, कॉटन जो है वो साल्वेरी फैमिली से आता है। यहाँ पे साल्वेरी लिखी हुई थी, आपका थोड़ा सा प्रिंटिंग जो है वो गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्य ब्रेड व्हीट का वनस्पतिक नाम क्या है। बॉटनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। टिट्रिकम टर्जिडम, टिट्रिकम एसिटिवम, टिट्रिकम मोनोकोकम या फिर उपयुक्त सभी। तो ये भी हम लोगों ने जब 4 ऑप्शन मिलान वाला क्वेश्चन पहला ही देखा था तो उसमें देखा था जो कॉमन व्हीट है उसका सामान्य नाम क्या होता है, टिट्रिकम एसिटिवम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान स्कूल टीचर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। आज की पीडीएफ के लिए हम आपसे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। आगे आपको ऐसी असुविधा देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछा जाए व्हीट किस फैमिली से है तो ये पोएसी फैमिली से। किस फैमिली से है, पोएसी फैमिली से है। अगला क्वेश्चन है लेमन घास का वनस्पतिक नाम क्या है। 1 मिनट यार क्या हो रहा है। हाँ, लेमन घास का वनस्पतिक नाम क्या है, यानी बॉटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी सिम्बोपोगॉन सिट्रीटस।
सिट्रेटस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, क्योंकि प्रिंट थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है इसलिए हम आपको इसका आंसर खुद से ही बता दे रहे हैं। हम आगे ध्यान देंगे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पोटेशियम आयन पंप, तरल मोज़ेक मॉडल, अर्ध पारगम झिल्ली के पार जल सम्मोहन और पादप कोशिका। इन चारों को आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पोटेशियम आयन दिया है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो यही आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है, ना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत, ठीक है। बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, ये सिंगर और निकलसन के द्वारा दिया गया था, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ वाटर एक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके बारे में, इसको क्या कहते हैं, जब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इस तरफ से इस तरफ चला जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को ऑस्मोसिस या फिर परासरण कहा जाता है। इसके अलावा प्लांट सेल चौथा दिया है, इसमें क्या प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। इसका जो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फल एवं उनके खाद्य भागों का कौन सा युग्म सही नहीं है। एक बार जब आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो ये जरूर देख लीजिएगा कि पूछा है कि सही है कि सही नहीं है, क्योंकि ये आता हुआ क्वेश्चन भी कभी कभी आपका गलत हो जाता है अगर आप ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे दिया है कौन सा सही नहीं है, यानी 3 सही है, एक आपका जो है वो गलत दिया है पॉमीग्रेनेट, क्या ये जूसी टेस्ट होता है। पॉमीग्रेनेट अनार को अगर आपने खाया होगा तो आपने देखा होगा कि अनार जो होता है, पॉमीग्रेनेट जो होता है, ये बिल्कुल जूसी टेस्ट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। एप्पल, ये फ्लैसी थैलेमस पाया जाता है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। लीची, इसमें फ्लैसी एरिल पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कोकोनट मीजोकार्प को, क्या हम कोकोनट का मीजोकार्प खाते हैं? बिल्कुल नहीं, यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा गलत है, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। बात करें कोकोनट का, तो हम कोकोनट का क्या खाते हैं, तो उसका हम एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष खाते हैं, ना कि उसका हम क्या खाते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, मीजोकार्प नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष को खाते हैं। कोकोनट एक ध्रुव फल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट इज, आंशिक तना परजीवी है, कस्कुटा, स्ट्राइगा, रेफ्लेशिया या लोरेंथस। इसमें आंशिक तना परजीवी पूछा है, यानी कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोरेंथस। जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। कस्कुटा, जिसे हम अमरवेल कहते हैं, ये स्टेम पैरासाइट, टोटली स्टेम पैरासाइट होता है। रेफ्लेशिया ये रूट पैरासाइट होता है, और जो लोरेंथस है ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए और कारक दिया है, इसको आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है अमरबेल परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है, और कारक दिया है यह पोषक पौधों के पेड़ों से पोषण लेता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अमरबेल परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। कस्कुटा यानी अमरबेल जो है ये परजीवी आवृत बीजी का उदाहरण है। और दूसरा दिया यह पोषक पौधों के पेड़ों से पोषण लेता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अमरबेल जो है ये केवल रहने के लिए उस पर डिपेंड होता है, वहां से पोषण नहीं लेता है, ठीक है। ए सही है, आर गलत है, ठीक। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। अमरबेल जो है ये परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। यह एक तना परजीवी होता है, यानी स्टेम पैरासाइट होता है, जो पानी और पोषक तत्वों को निकालने के लिए अपने आश्रयदाता पौधों को स्वाभाविक रूप से ग्राफ्ट करते हैं। यह पत्ते रहित होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करने में असमर्थ होते हैं। इनकी चूसने वाली जो जड़ें होती हैं, जिसे हस्टोरिया कहा जाता है, हस्टोरिया आश्रयदाता पौधे के संवहन नलिकाओं में प्रवेश करते हैं और पोषक तत्व, पानी और भोजन को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइलोराइजी पाई जाती है, काइलोराइजी किसमें पाई जाती है? ऑपुंसिया यानी नागफनी, यूफोर्बिया, एस्पेरेगम या फिर एलो। काइलोराइजी किसमें पाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी एस्पैरेगस में काइलोराइजी पाई जाती है। एस्पैरगस इसे सतावर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड हैविंग लॉन्गेस्ट विजिबिलिटी बिलोंग टू, संबंधित बीज जिसमें लंबी व्यवहारता पाई जाती है, क्या है? चिनोपोडियम, क्वेरकस, ल्यूपिनस या फिर यूकलिप्टस। इसका सही जवाब हो जाएगा ल्यूपिनस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ल्यूपिनस। ल्यूपिनस क्या है? तो एक बीज जो नमी
तापमान, प्रकाश आदि को सही परिस्थितियों में अंकुरित हो सके उसे व्यवहार बीज या फिर कह सकते हैं इसी को विजिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विजिबिलिटी कहा जाता है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लुपिनस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें से 3 सही है, एक आपका गलत हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है ऑक्सीजन युक्त प्रकाश सोपोषी जीव, उच्च पौधे एवं सूक्ष्म जीव। जितने भी उच्च पौधे और सूक्ष्म जीव होते हैं, अच्छा यहाँ पे दिया कौन सा सही सुमेलित है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नहीं दिया है, कौन सा सही सुमेलित दिया हुआ है। तो जितने भी ऑक्सीजन युक्त यानी कि ऑक्सैनिक फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हायर प्लांट होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं। ये तो बिल्कुल सही जवाब है, पहला ही बिल्कुल सही है, तो 3 आपके गलत हो जाएंगे, पहला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जितने भी हायर प्लांट होते हैं और माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं वो ऑक्सीजन युक्त प्रकाश पोषी जीव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फार्मिंग, विशिष्ट खेती खेती का प्रकार नहीं है। दूसरा, विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है। कौन सा सही है आपको बता दें, ये क्वेश्चन जो था इसको स्टार मार्क दिया गया था क्योंकि भारत के सभी हिस्सों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है और हर हिस्से की अलग अलग जलवायु होती है, वहाँ की उर्वरक क्षमता अलग अलग होती है, उस पर खेती निर्भर करती है। विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, बहुप्रकारीय खेती और रैखिक खेती, ये सभी खेती के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो आपको ऑप्शन ए में दिया है कि विशिष्ट खेती खेती का प्रकार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये खेती के अंतर्गत आता है। ठीक है, और दूसरा दिया है विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है, तो विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, बहु खेती, इसी को विविध खेती भी कहा जाता है, ये सभी खेती की प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विशिष्ट खेती भी एक प्रकार की कृषि खेती होती है और किसान अपनी आय के लिए केवल इसी पर निर्भर रहता है, जैसे चाय हो गया, कहवा हो गया, गन्ना हो गया, रबर हो गया, इन सब की खेती को जिससे आय का स्रोत बनाया जा सके उसे एक विशिष्ट खेती के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये स्टार मार्किंग क्वेश्चन था, यानी इसका जवाब जो है सबको मिला था क्योंकि इसमें दोनों ही असत्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिग्रहित पात्रों की विरासत की अवधारणा है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। ऑप्शन डार्विनवाद, नो डार्विनवाद, लैमार्कवाद या मेंडलिज्म। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लैमार्कवाद। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ये किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था, इसे लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम डी मोनेट लैमार्क था। इन्होंने 1744 से लेकर 1829 तक इन्होंने मतलब इस पर खोज किया था। यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले सभी भौतिक परिवर्तन उनके वंशजों से विरासत में मिले होते हैं। इसी को कहा जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी जब चीजें स्थानांतरण होती हैं, जैसे किसी का रंग काला है तो वो उनके आनुवंशिक लक्षण है, तो इसी को क्या कहा गया? लैमार्कवाद के नाम से जाना गया। लैमार्क ने अधिग्रहित लक्षणों की विरासत, उपयोग और अनुपयोग, जटिलता में वृद्धि आदि जैसे सिद्धांतों पर प्रस्ताव रखा। इसके लिए इन्होंने मतलब किस एनिमल का प्रयोग किया था? तो लैमार्क ने अपने प्रयोग में जिराफ का यूज किया था। किसका किया था? जिराफ का यूज किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीचड़ में उगने वाले पादप समुदाय को क्या कहा जाता है? प्लांट कम्युनिटी ग्रोइंग इन मड इज नोन एज न्यूस्टन, इप्समोन, बेथोस या फिर एपीपेलॉन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीपेलॉन। जो पौधे कीचड़ में उगते हैं उन्हें एपीपेलॉन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पादप समुदाय पौधे के समूह जो एक समान वातावरण साझा करते हैं, ठीक है, वो पादप समुदाय कहलाते हैं। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के कारण पादप समुदाय अक्सर परिदृश्य पर एक साथ होते हैं। पादप समुदाय ब्यूरो निम्नलिखित बारे में जानकारी प्रदान देती है, जैसे इनके भीतर पाई जाने वाली समान और दुर्लभ प्रजातियां, विशिष्ट प्रजातियों की संरचना, वनस्पति की शारीरिक बनावट की संरचना, भौतिक वातावरण जिससे वे जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कीचड़ में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? एपीपेलॉन कहलाते हैं। यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। पीसीएस के क्वेश्चन भी आपको टीजीटी पीजीटी में देखने को मिलते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को भी जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टोनवार्ट, हार्डवार्ट, क्लब मॉस और बोग मास किससे संबंधित हैं? स्टोनवार्ट, हार्डवार्ट, क्लब मास और बोग मास किससे संबंधित हैं? तो स्टोनवार्ट, हार्डवार्ट, क्लब मास और बोग मास ये 4 पीढ़ी और 4 परिवार यानी 4 जनरा और 4 फैमिली के हैं, मतलब इनका जनरा भी अलग है और इनकी फैमिली भी अलग है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें स्टोनवार्ट की, तो ये
हैपिको हेकॉप्सिडा से संबंधित है। हॉर्नवार्ड एथोसेरोप्सिडा से संबंधित है। क्लब मॉस्क ये एलिगोप्सिडा से संबंधित है और बोगमास ये ब्रायोप्सिडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्लॉइड ऊतक का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्लॉइड टिश्यू। ट्रिप्लॉइड ऊतक का उदाहरण इसमें से कौन सा है? कैप्सेला के एंडोस्पर्म यानी एंडोस्पर्म ऑफ कैप्सेला, या फिर एंडोस्पर्म ऑफ पिका, फर्न प्रोथेलस, या फिर एंडोस्पर्म ऑफ साइकस। ट्रिप्लॉइड टिश्यू से कौन सा संबंधित है? ट्रिप्लॉइड टिश्यू से कौन सा संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एंडोस्पर्म ऑफ कैप्सेला। कैप्सेला के एंडोस्पर्म ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू से संबंधित होते हैं। एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में एक ट्रिप्लॉइड ऊतक होता है क्योंकि दोहरे निषेचन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्मजन और एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एक शुक्राणु अंडे के केंद्रक को निषेचित करता है और युग्मजन बनाता है। जैसे 2n एक अन्य शुक्राणु को ध्रुवीय नाभिक से जोड़कर ट्रिप्लॉइड यानी 3n पोषक ऊतक बनाता है जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जर्मप्लास्ट सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया गया, यानी जर्मप्लास्ट जो थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डार्विन, वीजमैन, हैकेल या फिर गोएथ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वीजमैन। जर्मप्लास्ट यानी कि जर्मप्लास्ट सिद्धांत जो है, जर्मप्लास्ट थ्योरी जो है ये वीजमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया? 19वीं शताब्दी में किया गया। जर्मप्लास्ट के सिद्धांत को जर्मप्लास्ट की निरंतरता के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। जर्मप्लास्ट सिद्धांत की निरंतरता जर्मन वैज्ञानिक ऑगस्ट वीजमैन ने दी थी। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई एग्जाम की तैयारी के लिए या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप जो है 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सब में आने वाले बॉटनी के क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट इन सभी में से किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके पहले हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट हम लोगों ने बॉटनी की जो है वो मिसलेनियस प्रोसेस से करी है, यानी प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद जैसे ही ये खत्म होता है हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक वायरस से, और टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी। ठीक है, इस तरह से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हर एक टॉपिक को अच्छे से कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात आपसे और कहनी थी, अगर आप चाहते हैं थ्योरी क्लासेस करना पेड बैच की तरह बिल्कुल फ्री में, तो आपको इस चैनल को इतना शेयर करने होगा कि ये चैनल जो है 10,000 सब्सक्राइबर पहुंच जाए। जिस दिन आपका ये परिवार 10,000 पहुंच जाएगा उस दिन बायोलॉजी यानी जूलॉजी के बहुत अच्छे क्लासेस, थ्योरी क्लासेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपसे एक बार भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए नहीं कहेंगे। आई होप आप लोग खुद ही अपने चैनल को सपोर्ट करेंगे, ये आपका अपना परिवार है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है Which one of the following plants yield पेस्टिडियल केमिकल? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटनाशक रसायन उत्पन्न करता है? ऑप्शन है पार्थेनियम, पायरेथ्रम, पापावर या फिर पोडोफिल्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पायरेथ्रम। पायरेथ्रम को कुछ गुलदाउदी के फूलों के प्रकृति के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के रूप में पाए जाने वाले कीटनाशक हैं। ठीक है, ये कौन से फूलों के कीटनाशक है? गुलदाउदी का। गुलदाउदी का पौधा आप लोगों ने सुना होगा नाम गुलदाउदी का, उसके कीटनाशक है पायरेथ्रम। ठीक है, यह 6 रसायनों का मिश्रण होता है जो कीड़ों के लिए जहरीला होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे एक चीज पूछ लिया जाए कि ये पायरेथ्रम जो है इसका उपयोग कब से शुरू किया गया, तो 1950 के दशक से इसको जो है पंजीकृत किया गया और इसका यूज गुलदाउदी के पौधे पर छिड़काव के लिए किया जाने लगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स वुड यू रिकमेंड फॉर मेकिंग रॉप फॉर द एंकर ऑफ द शिप? जहाज के लंगर के लिए रस्सी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? जूट, कॉटन, कॉयर या नन ऑफ दिस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कॉयर। कॉयर क्या है? तो नारियल के रेशे, जो नारियल होता है उसके जो ऊपर रेशा पाया जाता है उसी रेशे को कॉयर कहा जाता है, और इसी से जो है ये भूसी विहीन होता है और ये नेचुरल होता है। इससे जो है फर्श यानी कि जो मैट आता है फर्श का, फर्श मैट, डोर मैट, ब्रश के गद्दे जैसे बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। उसमें
जहाज का लंगर भी शामिल है। इसके अलावा मछली पकड़ने का जाल भी इसी से बनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, हसीस इज ऑब्टेन फ्रॉम, हसीस किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन कैनाबिस सटाइवा जिसे भांग कहते हैं, पेपावर सोमनीफेरम, राउओल्फिया सरपेंटिया, बिथानिया सोमनीफेरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हसीस जो है ये कैनाबिस सटाइवा यानी भांग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को पता है भांग जो है ये इसके पास मतिभ्रम करने वाले गुण होते हैं। ठीक, भांग के राल से हसीस जो है वो प्राप्त किया जाता है। भांग के किससे? राल से। इसका यूज धूम्रपान, मादक जैसे पदार्थों में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, द चुइंग टोबैको इज ऑब्टेन फ्रॉम, चबाने वाला तंबाकू कहाँ से प्राप्त किया जाता है? निकोटीना, पल्म वैग्निफोलिया, निकोटीना रस्टिका, निकोटियाना टबैकम या फिर थियासाइनेसिस। सही जवाब इसका जो हो जाएगा, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निकोटियाना टबैकम। निकोटियाना टबैकम से चबाने वाला तंबाकू प्राप्त किया जाता है। यह तंबाकू के पौधों की सूखी पत्तियों से तैयार किया जाता है। यह परिवार सोलेनेसी फैमिली, यानी अगर फैमिली पूछ ले कौन सा है तो सोलेनेसी फैमिली का होता है। आपसे यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है कि तंबाकू में ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है जो उत्तेजना का कार्य करती है, उत्तेजक का कार्य करती है? तो क्या होती है? निकोटीन। क्या होती है? तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। कॉफी में पाया जाता है कुकीन, चाय में पाया जाता है कैफीन। इस तरह से ये सारे मादक पदार्थ होते हैं, लेकिन अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। इसका यूज, इसकी सूखी पत्तियों का यूज सिगरेट बनाने में, बीड़ी बनाने में आदि में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेविया ब्रेसिनियलिस एक महत्वपूर्ण है। हेविया ब्रेसिनियलिस इज एन इम्पॉर्टेंट, लकड़ी देने वाला पौधा, फाइबर देने वाला, रबड़ देने वाला या पेट्रो फसल। इसका सही जवाब हो जाएगा ये रबर यील्डिंग प्लांट है। ऑप्शन सी सही जवाब। एनवीएस पीजीटी 2021 और यूपी पीसीएस प्री 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बिल्कुल मत पूछ सोचिएगा कि अगर पीसीएस में आ गया तो एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी में नहीं आएगा। वहीं से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रबड़ है जो कि पेड़ से निकाला गया दुधिया लैक्टलस प्राकृतिक रबड़ का कार्य करता है। अगला, भारत का, हाँ इसका पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर है, आगे आपको पीडीएफ जो है जब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ना वायरस से, तो वहां से पीडीएफ मतलब जो प्रिंट है वो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। बस आप पेशेंस के साथ बने रहिएगा। आज का ये हमारा लास्ट वीडियो है मिसलेनियस का। इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द गोंडवाना फ्लोरा ऑफ इंडियन रिप्रेजेंट पीरियड्स फ्रॉम, भारत का गोंडवाना वनस्पतिक काल का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? कैम्ब्रियम टू साइलूरियन, डेवोनियन टू कार्बोनिफेरस, अपर कार्बोनिफेरस टू जुरासिक या जुरासिक टू कार्बोनिफेरस। इसका सही जवाब हो जाएगा जो गोंडवाना वनस्पति काल का प्रतिनिधित्व करता है वो डेवोनियन से कार्बोनिफेरस है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय गोंडवाना भूमि पर उगने वाले फ्लोरा की जो समय सारणी है, टाइम पीरियड है, वो कौन सा है? डेवोनियन से कार्बोनिफेरस है। डेवोनियन काल में जंगलों का जन्म हुआ था तथा फर्न जैसी वनस्पतियों का विस्तार हुआ था। इस काल की जलवायु मछलियों के लिए भी बहुत ज्यादा अनुकूल थी, इसीलिए डेवोनियन काल को मत्स्य युग भी कहा जाता है, यानी फिशेज एज कहा जाता है। इसके अलावा कार्बोनिफेरस जो थे इसमें सक यानी कि बड़े वृक्षों का विकास हुआ और ये जो है भ्रंशों में वृक्षों के दब जाने के कारण गोंडवाना क्रम के चट्टानों का भी निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बॉटनी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सल्फेनिलमाइड जो संरचनात्मक रूप से पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के समान है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की आवश्यकता वाले कुछ बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है एलोस्टेरिक निषेध, फीडबैक निषेध, प्रतिस्पर्धी निषेध या फिर रूपांतरण। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कॉम्पिटेटिव इनहेबिटेंस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सल्फोनिक जीवाणुओं में फॉलिक अम्ल के निर्माण को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे मिट्टी में नाइट्रेट की आवश्यकता, पौधे मिट्टी से नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और अंततः उसे किसमें परिवर्तित करते हैं? यूरिया, अमोनिया, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है पौधे नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ये अवशोषित कैसे करते हैं? तो अपने जड़ों के द्वारा करते हैं। इसे अमोनिया में अपचयित किया जाता है तथा इसके बाद जीवद्रव्य के रूप में प्रोटीन व एंजाइम में
एंजाइम के कार्य में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, विषम शैली इनमें से किस प्रजाति के पौधे के क्रॉस परागण की एक युक्ति है यानी कि उपाय है? हेटेरोस्टाइल इज अ कंट्रीब्यूशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इज किसका है? हेलियंथस, प्राइमूला, बेलिसेनेरिया या फिर कैलोट्रोपिस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कैलोट्रोपिस। ऑप्शन डी कैलोट्रोपिस। जब परागकोश यानी एंथर तथा स्टाइल विभिन्न लंबाई के हो यानी भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं, यह अवस्था हेटेरोस्टाइल कहलाता है। कैलोट्रोपिस में पोलिनिया पाया जाता है। सूरजमुखी जिसे हेलियंथस कहते हैं, इसके परागकोश में सिनजेनियसिस अवस्था पाई जाती है। प्राइमूला बुल्गैरिस में वर्तिकाग्र ज्यादा लंबी होती है जबकि परागकोश छोटा होता है और इसी को कैलोट्रोपिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिलिस की आयु और क्षेत्रफल परिकल्पना आधारित थी। बिलिस कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने आयु और क्षेत्रफल की परिकल्पना दी थी। पूछा जा रहा है ये किस पर आधारित थी? श्रीलंका की पहाड़ी तथा मैदानों में उगने वाले कोलियस के अध्ययन पर। बिल्कुल सही जवाब, पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि श्रीलंका की पहाड़ियों तथा मैदानों में उगने वाले कोलियस के अध्ययन पर बिलिस की आयु और क्षेत्रफल परिकल्पना जो है वो आधारित थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु मात्र कोशिका तथा इलेटर मात्र कोशिका एक ही पीढ़ी में होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। यहाँ पूछा जा रहा है स्पोर मदर सेल्स और इलेटर मदर सेल्स एक ही पीढ़ी में यानी एक ही जनरेशन में किसमें होते हैं? रिवालिया, मार्केंसिया, फुलनेरिया या फिर रिकार्डिया? सही जवाब ऑप्शन सी फुलनेरिया। फुलनेरिया जुलुवेसी फैमिली का पौधा है। फुलनेरिया लीवरवर्ट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें बीजाणु मात्र कोशिका तथा इलेटर्स मात्र कोशिका एक ही पीढ़ी में होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीडिया जो वंध प्राय हल्का रंग वाले शंकु आकार के अंग है, निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? यानी कि स्टीडिया व्हिच आर स्टाइल यानी कि स्ट्राइल है, ये जनन नहीं कर सकती है। जनरली लाइट कलर एंड कॉनिकल और ऑर्गन आर मेट विद इन द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ किसमें पाया जाता है? सेलियोटा, जिएस्टर, गैनोडर्मा या फिर पॉलीपोरस? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सेलियोटा। स्टीडिया जो है ये शंकु सदृश एक संरचना है, मतलब शंकु के जैसा दिखता है और ये बैसिडियोमाइसिटीज के पौधे के स्पोरोकार्प में पाया जाता है। ठीक है, सेलियोटा बैसिडियोमाइसिटीज से ही संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉस्मिड एक क्रॉस साइड वाले प्लास्टिड होते हैं, या साइड किससे प्राप्त होती है? एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमनिफेरियंसिस, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, लैम्डा चरण या फिर बैसिलस यूरिजेनेसिस? इसका सही जवाब हो जाएगा कॉस्मिड जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है लैम्डा चरण से, लैम्डा फेज से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉस्मिड प्लास्टिड और लैम्डा फेज कोष के रूप में प्राप्त एक अनुक्रम संकर है। या आनुवंशिक इंजीनियरिंग में क्लोनिंग वेक्टर के रूप में भी डीएनए अनुक्रम में यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, उपयोग और अनुपयोग का नियम प्रस्तावित किया गया है, यानी कि पूछा जा रहा है कि द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज वाज प्रपोज्ड बाय। उपयोग और अनुपयोग का नियम किसने दिया? ऑप्शन ह्यूगो ड्यूवरीज, अर्नेस्ट हेगल, लैमार्क या फिर चार्ल्स डार्विन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लैमार्क। लैमार्क कौन थे? लैमार्क जो थे इन्होंने एक नियम दिया था जिसे उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा गया। इसे लैमार्कवाद के नाम से भी जाना जाता है। लैमार्कवाद का प्रस्ताव जीन बैप्टिस्ट डी मोनेट लैमार्क इनका पूरा नाम है, इन्होंने 1744 से 1829 में दिया था। इस सिद्धांत पर आधारित था किसी व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले सभी भौतिक परिवर्तन उनके वंशजों से विरासत में मिले हैं। उदाहरण के लिए कई बार उपयोग किए जाने पर किसी अंग का विकास लैमार्क सिद्धांत के 4 प्रमुख प्रस्ताव शामिल। मतलब जैसे इन्होंने क्या कहा, अपने सिद्धांत में क्या कहा कि कोई व्यक्ति जो है उसमें कोई भी चीज जो है आ रही है, उसका रंग, रूप, कलर, हाइट, डाइट, तो वो उसके अपने पूर्वजों से मिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो चीज हम यूज नहीं करते हैं वो चीज धीरे धीरे हमारे बॉडी में आना ही खत्म हो जाती है, या फिर जो चीज हम ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था जिराफ। इसको लिया था जिराफ। इन्होंने कहा कि पहले जो जिराफ होती थी उसकी गर्दन छोटी होती थी, क्योंकि ये पत्ती वगैरह खाते थे तो पत्ती खाने के लिए पेड़ों से उचकते थे,
जो पेड़ थे उससे उचक उचक के पत्ती खाते थे, अपनी गर्दन को उठाते थे। तो धीरे धीरे करके इनका जो गर्दन है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, यही जो है लैमार्कवाद था, यही लैमार्क का सिद्धांत था। इसी को उपयोग अनुपयोग का नियम कहा जाता है कि मतलब जिस चीज को आप उपयोग करते हैं वो जिस हिसाब से यूज करते हैं उस हिसाब से परिवर्तन होता रहता है, और जिसका नहीं यूज करते हैं वो धीरे धीरे शरीर में गायब हो जाता है। जैसे जैसे कहा जाता है कि हमारे जो ह्यूमन के जो पूर्वज होते हैं उनके पहले पूंछ हुआ करती थी, लेकिन जब यूज खत्म हो गया तो वो पूंछ खत्म हो गई। इसी को उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा गया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का कारण नहीं बनता है? म्यूटेशन, सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर यूट्रोफिकेशन। विकास का कारण नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बनता है नहीं पूछा है, नहीं बनता है। तो हम सभी को पता है जब म्यूटेशन होगा तो विकास होगा, सिलेक्शन होगा तो भी विकास होगा, और जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी यानी आनुवंशिक बहाव होगा तो भी विकास होगा। लेकिन जब यूट्रिफिकेशन होता है तो विकास की कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है। यूट्रिफिकेशन क्या होता है? यूट्रिफिकेशन को एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर पानी की गुणवत्ता और ऑक्सीजन की काफी गिरावट इसमें देखने को मिलती है, और या झीलों और तालाबों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई एल्गी है, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास के तालाबों में एक क्या बोलते हैं, जलकुंभी ये फैलते 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 पूरी तरह से जो है तालाब के ऊपर ऐसे छा जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो सनलाइट है वो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और एटमॉस्फेयर से कुछ भी चीजें जल में जो अंदर जीव है उन तक नहीं पहुंच पाती, फिश वगैरह तक नहीं पहुंच पाती है। इसी को यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो इसका जो है कोई भी कार्य विकास में नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलोइडिन एक विषाक्त पदार्थ है। फेलोइडिन क्या है? एगेरिकस बाइस्पोरा का विषाक्त है, या फिर अमनेसिया फेलोइडस का विषाक्त है यानी पॉइजनस सब्सटेंस है, एमेनेशिया मस्केरिस का है, या फिर एगेरिकस कंप्रेस्टिक्स का है। तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यहाँ दिया है फेलोइडिन किसका होगा, तो फेलोइड्स का होगा, अमनेसिया फेलोइड्स का है। ठीक है, इसे जो है या डेड कप मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहाँ मिलाना नहीं, यहाँ बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है एस्वरलुस, ये कवक है, तो बिल्कुल सही बात है, एस्वरलुस ये कवक है। हेट्रोसिस्ट शैवाल में देखने को मिलता है। पेरिस्टोम ब्रायोफाइटा का फीचर है। डॉर्फ मेल टेरिडोफाइटा से सुमेलित नहीं है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है, गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। या किसने प्रस्तावित किया था कि जीवन की उत्पत्ति आध महासागर में मुक्त जीव के रूप में हुई थी? ओपेरिन, हेल्डन, कार्विन मैलिविन, हारोविट्ज और ओरलैग ने किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक मिनट यार, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हारोविट्ज और ओरलैग ने। कब किया था? 1975 में। कब? 1975 में। इनके अनुसार जीवन की उत्पत्ति समुद्र में मुक्त नग्न जीन के रूप में हुई थी, जो जजीरों से जुड़ा हुआ वायरस बाद में प्रोटीन वायरस और उसके बाद प्रोकैरियोटिक पतली झिल्ली के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास प्रक्रिया के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तावित किया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है अल्फ्रेड रेसल वैलेस, चार्ल्स डार्विन, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जो अपने पर्यावरण के विशिष्ट दबाव के लिए बेहतर रूप अनुकूलित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मतलब क्या कहा जा रहा है कि मतलब जो जीव अपने एक पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अधिक संतान पैदा करते हैं। इस प्रकार कम लाभप्रद लोग जो होते हैं वो जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका विकास नहीं हो पाता। इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अच्छा, दिया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से भी 3 सही है, एक गलत है। पहला है क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, बिल्कुल सही बात है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है। दूसरा मेलेम्पस सोरा, ये यूरिडोस्पोर है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा मर्केंसिया, ये राइजोमॉर्फ है, ये भी बिल्कुल सही है।
नहीं, मर्केंसिया ये राइजोमार्फ नहीं है, यही गलत हो जाएगा। मर्केंसिया क्या है, ये ब्रायोफाइटा है, इसे मर्चेंटिया या मर्केंसिया के नाम से जाना जाता है। ये राइजोमार्फ नहीं है, क्या है, ये ब्रायोफाइटा है, ये एक लीवर वार्ट है, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। उसके बाद है मार्सिलिया, ये रंभ है, ये स्केल है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं है। अगला है, यहाँ क्या करना है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। पहला दिया है बायोसिस्टमैटिक टर्म। बायोसिस्टमैटिक टर्म किससे संबंधित है, तो ये कैप और गिली के द्वारा दिया गया था, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद पैलिनोलॉजी यानी कि पराग विज्ञान। पराग विज्ञान तो पराग विजाणु और पराग और विजाणुओं के अध्ययन से संबंधित होगा। कहाँ दिया, स्टडी ऑफ पॉलन एंड स्पोर्स। फिर है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। और उसके बाद है सोरोसिस। सोरोसिस क्या है, तो ये मोरस इंडिका से संबंधित है। किससे, मोरस इंडिका से संबंधित है। अगर आपको सोरोसिस नहीं भी पता है, बाकी 3 ऑप्शन पता है, तो आप इसको जो है अच्छे से मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको मिलाने के लिए ही दे दिया। पहले में है पेरिस्टोम। पेरिस्टोम किससे मिलेगा, तो पेरिस्टोम जो है उसके बाद दिया है हेट्रोथैलिस, राइजोट्स और हेट्रोसिस्ट। इसको आपको सही मिलान करना है। पेरिस्टोम क्या है, एक मास है, एक का दो केवल एक में दिया है और सी में दिया है। ये दोनों बी और डी आपका गलत हो गया। हेट्रोथैलिज्म यानी विषम जालिका, विषम जालिका से म्यूकर संबंधित है। बी का एक किस में दिया है, ए में दिया है, तो ए ही आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। बाकी हम आगे भी देख लेते हैं। राइजोइड संबंधित होता है रिक्सिया से और हेट्रोसिस्ट नॉस्टॉक से, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे आपको पीडीएफ भी अच्छा मिलेगा और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। आज के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, आगे से आपको जो है ये ब्लर पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 सही है, 1 गलत है। पूछा कौन सा सही मेल नहीं खाता। पहला दिया है म्यूकर, ये क्या है, गैमेंटियल कॉपुलेशन करता है, गैमेंटियल कॉपुलेशन करता है, बिल्कुल सही बात है। पक्सीनिया क्या दिया है, स्पर्मेटाइजेशन करता है, बिल्कुल सही बात है। लाइकोपोडिया प्रोथैलक्स सही है। यूलोथ्रिक्स हेट्रोसिस्ट है, यही आपका गलत हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स आमतौर पर ताजे पानी की धाराओं, नदियों के तल से जुड़ी गीली चट्टानों, नम मिट्टी या रुके हुए पानी पर पंक्ति बनाकर रहने वाला एक फिलामेंट्स है और इसे हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है, तो ये हेट्रोसिस्ट नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गलत होते हुए भी, क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाग सही है। अब ध्यान दीजिएगा, वहां दिया था कौन सा सही नहीं है, यहाँ दिया है कौन सा सही है, ठीक है। पहला दिया जीन। जीन की खोज किसने की थी, तो हम सभी को पता है जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीन की खोज किसने की थी, जोहानसन ने। कहा दिया है इसमें, बी में। उसके बाद है सेल। सेल को रॉबर्ट हुक ने खोजा था। सेल रॉबर्ट हुक, ये भी नहीं सही है। इकोलॉजी यानी परिस्थितिकी के बारे में राइटर ने बताया था, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यही सही सुमेलित है। और इकोसिस्टम टेंसले ने दिया था, यहाँ से मैच होना चाहिए था। जो इसमें सही है वो है ऑप्शन सी। इकोलॉजी रेटर ने दिया था, इकोसिस्टम टेंसले ने। जीन के बारे में बताया था जॉनसन ने, और सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ से थोड़ा ब्लर है, यह आपको देखने में असुविधा हो रहेगी, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। पहला दिया हरगोबिंद खुराना, इन्होंने संश्लेषित जीन मॉडल दिया था, बिल्कुल सही बात है, हरगोबिंद खुराना ने सिंथेसिस जीन का मॉडल दिया था। उसके बाद वाटसन और क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है रॉबर्ट कोच, इन्होंने क्या ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा, एंथ्रेक्स, क्षय रोग जैसी बीमारियों के बारे में बताया था। ब्लड ग्रुप के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम लैंड स्टीनर था, कार्ल लैंड स्टीनर, यही आपका गलत हो जाएगा। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, गलत होते हुए भी, क्योंकि पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। एनवीएस और एलटी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकरण नहीं है। साइकोराइजा, फ्रैंकेसिया, राइजोबिया या साइनोबैक्टीरिया, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी फ्रैंकिया। फ्रैंकिया जो है ये राइजोबियम का स्थितिकरण नहीं है, सॉरी नाइट्रोजन का यौगिकरण नहीं है। साइकोराइजा, राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु सहजीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबैक्टर, राइजोबियम, जैंथोमोनास या फिर नाइट्रोसोमोनास,
तो सहजीवाणु पूछा है, तो सहजीवाणु कौन सा है? राइजोबियम है, जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है मिसलिनियस के क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कंसिडर करेंगे वो वायरस होगा, और वायरस के बाद इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, पैलियोबॉटनी, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि जितने भी टॉपिक आपके टीजीटी पीजीटी लेवल पे कंसीडर करने हैं सारे हम कंसीडर करेंगे। बस आप पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए चैनल को लाइक करिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।